हेलो एवरीवन, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अदनान आज आप लोगों को जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगन, रोपण, पाटलिपुत्र या लोथल? तो इसका सही ऑप्शन आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या वस्तुएं जो हैं वो लोथल से मिली हैं, आप लोग मुझे ये बताइए कि लोथल से क्या क्या मिली हैं। देखिए, एक तो घोड़े के अवशेष हमको कहाँ से मिले हैं? ये हमको लोथल से मिले हैं। घोड़े के अवशेष लोथल से मिले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या मिली है? दूसरी घोड़े के अवशेष मिले हैं, और दूसरी चीज़ धान की, एक सेकेंड, धान की भूसी, ये आपको लोथल से मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अच्छा, ये बताइए रोपण से हमको क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? देखिए, लोथल हो गया। रोपण से जो हमको मिला है, ये तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और मानव कंकाल के साथ कुत्ते मिले हैं। अब आपको ये बताना है कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है। और अब जो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि कालीबंगा से क्या चीज़ प्राप्त हुई है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जुते हुए खेत और अग्निकुंड, ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र में आपकी तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष आपके कौन थे? जिसके अध्यक्ष आपके थे मोगलीपुत्र। जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का या तुगलक वंश का? इसका सही उत्तर आप लोग मुझे बताएं। और आप लोग मुझे ये भी बताएं कि जो इसका पहले आप लोग इसका सही उत्तर आप मुझे बताएं। देखिए, इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा तोमर वंश। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, तोमर वंश का संस्थापक जो था वो अनंगपाल था। अनंगपाल जो थे, ये आपके तोमर वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन आ सकता है, तोमर वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका सही ऑप्शन है अनंगपाल। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? फैजी ने, अबुल फजल ने या बदायूनी ने, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर आप लोग मुझे बताएं। देखिए, आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा बदायूनी ने। बदायूनी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। अब मुझे ये बताइए, अबुल फजल ने क्या चीज़ लिखी है? अबुल फजल ने एक बुक लिखी है, तो उस बुक का आपको नाम बताना है। अकबरनामा की रचना की है। अकबरनामा की रचना किसने की है? अकबरनामा की रचना अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। आपका आंसर भी सही है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, अब अगला प्रश्न, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? 1234, 1681 या 1394 या 1498? चलिए, इसका सही उत्तर आप लोग मुझे बताएं। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 1498। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा। हम लोग का अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, ये मैं आज आप लोगों के लिए टॉप 50 जो प्रश्न लेकर आया हूँ, ये आपके यूपी बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं। आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे ही क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और इस क्लास से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और बिल्कुल आएंगे। जिससे रिलेटिव फैक्ट बताता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग। देखिए इसका सही आपका उत्तर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875। एक क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दूसरा क्वेश्चन, अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? ये तीसरा क्वेश्चन। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से आपके तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। बताइए इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा बॉम्बे। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? आपको वो पहले भारतीय नेता का नाम बताना है जो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन जिसने शुरू किया था। देखिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं यूपी जो बीएड आपका एग्ज़ाम है इसके लिए आज मैं आपके 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताना है कि कितने आपने क्वेश्चन ठीक किए हैं। ठीक है, सब लोग जितने लोग देख रहे हैं ये वीडियो, ठीक है, जैसे ही वीडियो पूरी होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपने अपने स्कोर ज़रूर बताएं, भले ही जिसका स्कोर कम हो बताएं ज़रूर। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए, सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय या आनंद चार्लू या महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। जोहान्सबर्ग, केप टाउन या डरबन या पोर्ट एलिजाबेथ। इसका सही उत्तर आप लोग बताएं मुझे। देखिए इसका सही उत्तर आप लोग हो जाएगा डरबन। इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा डरबन। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जी बताइए, नेहरू, गांधी, नारायण या एम.एन. रॉय। इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा एम.एन. रॉय। इसका सही उत्तर आप लोगों का एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी जीके की उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको। तो अब आपको बताना है इसके सही आंसर क्या होगा। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो आपको उत्तर लगाना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये पहले थे और ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, पहले स्थायी अध्यक्ष, तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आपको एक ये मुझे क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है इसका कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसमें अस्थायी तौर पर आपको आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ठीक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। और उसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है इसमें स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950, 1951 या 1952 या 1956? इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 1956। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 26? देखिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी बीएड का, ठीक है, इसमें अनुच्छेद से रिलेटिव
कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वैसे एक तो ज़रूर क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, वो अनुच्छेद से संबंधित कैसा भी, ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले आ ही जाता है। और सारे अनुच्छेद आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं वही एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कहना, तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कहोगे, अगर आप लोगों को अनुच्छेद पढ़ने की ज़रूरत है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, पांचवें, छठे या सातवें या आठवें? और आप लोगों को इनका कार्यकाल भी बताना है, इनका कार्यकाल भी बताना है नीलम संजीव रेड्डी का, और ये चौथे राष्ट्रपति थे ये भी बताना है। देखिए, ये आपके छठे नंबर के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, और इनका जो कार्यकाल हुआ है वो इनका कार्यकाल 1977 से 1982, ये 1977 से 1982 के बीच राष्ट्रपति रहे भारत के। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 74? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं मुझे। देखिए, ये जो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 63 है इसका पहले मैं सही उत्तर आप लोग बता दूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 66। और अनुच्छेद 63 जो है ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित है। एग्जाम में पूछ लिया जाए अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि वर्तमान समय में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं अभी? देखिए, भारत के अभी जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपके वेंकैया नायडू हैं, श्री वेंकैया नायडू। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय के हमारे जो राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? आपको ये बताना है कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, आप लोग इस चीज़ को याद रखो। ठीक, एक क्वेश्चन और एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है। आपको बताना है कि राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है। आपको ये बताना, राज्यसभा का पादेन सभापति आपका कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही जो होता है, उपराष्ट्रपति ही पादेन सभा का, उपराष्ट्रपति ही जो है पादेन राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष? इसका सही उत्तर आप लोग देने की कोशिश करें। देखिए, इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनकी कम से कम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु क्या होनी चाहिए? बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने मैंने रखा है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो आपको आयु पता चल गई, 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु क्या होगी बताइए? तो ये हो जाएगी आपकी 30 वर्ष। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिए। और एक प्रश्न और है
के, चलिए वो मैं बता दूंगा आपको। ये बताइए मुझे, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? लोकसभा की कुल संख्या के 15%, लोकसभा की कुल संख्या के 10%, या लोकसभा की कुल संख्या के 5, या लोकसभा की कुल संख्या के 20%? इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा की कुल संख्या के 15%। आगे सामने, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, या भारत के राष्ट्रपति, या भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल? सही इसका उत्तर बताएं आप लोग। इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए, राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, या राज्यपाल, या उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? लोकसभा में है, या राज्य विधानसभा में है, या पंचायती राज निकायों में है, या उपरोक्त सभी स्थानों पर है? आपको इसका आंसर देना है। इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा पंचायती राज निकायों। पंचायती राज निकायों में जो है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, या 66.5 डिग्री उत्तर? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तर। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? देखिए, ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बताइए, तो आप लोग क्या बताओ? तो आप लोग बताना ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप होता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप होता है और इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है 2.5%, 3.0%, 3.5%, या 4.0%? इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.5%। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, या मोजावे? चलिए, इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाता है सहारा। इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाता है सहारा। सहारा विश्व में सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है ये सहारा में है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि थार कहाँ पर है, थार रेगिस्तान कहाँ पर है, और गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है, और मोजावे रेगिस्तान कहाँ पर है?
देखिए आपका जो थार रेगिस्तान है ये भारत के राजस्थान में है, ठीक है। जो गोबी रेगिस्तान है आपका, गोबी रेगिस्तान आपका मंगोलिया में, मंगोलिया में। और मोजावे रेगिस्तान जो है आपका, मोजावे रेगिस्तान आपका कहाँ है, ये आपका कैलिफोर्निया में, ठीक है, यूएसए के कैलिफोर्निया में। देखिए अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, और उससे पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कर लूँ कि ये 50 क्वेश्चन का आपका सेट है, इसमें से आपके जितने भी प्रश्न ठीक हो रहे हैं तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि जिस मुझसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके, मैं अगर 50 क्वेश्चन देता हूँ तो उनके कितने प्रश्न ठीक हो जाते हैं, मुझे भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग काउंट करते जाइएगा, या ठीक है काउंट करते जाइएगा या लिखते जाइएगा कितने प्रश्न आप लोगों के ठीक हो रहे हैं, और आपको वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है जैसे ही वीडियो फिनिश होती है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, बुल्गारिया, सूडान या बेनिन या घाना। देखिए इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा बुल्गारिया। देखिए बुल्गारिया जो है ये एक यूरोपीय देश है, बुल्गारिया जो है ये एक यूरोपीय देश है, ठीक। और इसकी राजधानी सोफिया है, बुल्गारिया की राजधानी, बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। और बाकी सारे जो ऑप्शन है जैसे कि सूडान है, बेनिन है, घाना है, ये कौन से महाद्वीप के देश हैं, आपको ये बताना है। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, पेंटागोनिया कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना, ग्रीस, मेडागास्कर या मंगोलिया। पेंटागोनिया कहाँ स्थित है। देखिए पेंटागोनिया एक पठारी क्षेत्र होता है, ठीक है, आप लोग ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाता है अर्जेंटीना में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, ठीक है, और वो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं मैं वही करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं कि ये स्थान कहाँ पर स्थित है, ये स्थान कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, ठीक है, इस वजह से मैं जो हूँ ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से नहीं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। एक दिन में ठीक हो जाएगी, ठीक है, बस थोड़ी सी ठंड लग गई थी। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉन्ग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई। सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, हरगोविंद खुराना या एम.एस. स्वामीनाथन। और इसके बाद दोस्तों यूपी बीएड में जो हिंदी के हिंदी की ठीक क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 50 क्वेश्चन इसके, ठीक है, उसकी होगी क्लास, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, हरगोविंद खुराना या एम.एस. स्वामीनाथन। इसका सही उत्तर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए जो आपका इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सॉरी,
सही ऑप्शन आपका हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। और आपको ये बताना है कि ये एम एस स्वामीनाथन कौन थे। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन कौन थे? चलिए मैं बताता हूँ आपको एम एस स्वामीनाथन कौन थे। ये भारत में हरित क्रांति के भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ये भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन थे। अच्छा ये बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक जो थे वो आपके नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। नॉर्मन बोरलॉन्ग। ये दो क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, आ सकता है प्रश्न। ठीक है, अगला हम लोग के सामने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बार रिपीट हो चुका है। और यूपी बीएड में आने के ज़्यादा है इस क्वेश्चन के। तो बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए मुझे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग या वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अब आप लोग मुझे ये बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग सामने है। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर या निगम कर? चलिए इसका प्रश्न का उत्तर सही होगा क्या, बताएं आप लोग। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा सेवा कर। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में या बिहार में? देखिए जब तक आपकी 2021 की जनगणना नहीं हो जाती, क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी 2021 की जनगणना के ही पूछे जाएंगे, और पूछता जरूर है एग्जामिनर। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मामले, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या गृह मंत्रालय? इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा आवास और शहरी मामले। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है मृदा, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट? कृत्रिम वर्षा के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है आपको ये बताना है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड का सूत्र आप बताएं कि AgL इसका सही सूत्र। अगला प्रश्न। मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या लौह का? इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। थोरियम का। इसका सही उत्तर आप लोग को हो जाएगा थोरियम। मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है। क्लोरोफिल जलाए जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? अगर क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? Na, Mn, Fe या Mg?
इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा MG। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा MG। अगला प्रश्न आप लोग का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, या ब्रेन ट्यूमर, या वर्णांधता। इसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। बताइए, निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर, या वर्णांधता। देखिए, जो वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, ये रोगी जो होता है, इसमें लाल और हरा रंग इसको पहचानने में मुश्किल आती है। ठीक है, इस रोग में ये पुरुष को ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट, छिपकली, सर्प, कछुआ। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा गिरगिट। गिरगिट देखिए जो होता है, ये आपका एक ही टाइम में, ठीक है, दोनों तरफ देख सकता है, यानी कि अपने राइट तरफ भी देख सकता है और अपने लेफ्ट तरफ भी देख सकता है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, या यकृत। सही उत्तर आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा यकृत। सही उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन, शुष्कन, परासरण, या प्रस्फुटन। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा प्रस्वेदन। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कंप्यूटर का आ गया है। देखिए, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। फुल फॉर्म्स का आ सकता है या शॉर्टकट की का आ सकता है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एक शॉर्टकट की वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी शॉर्टकट कीज हो जाएंगी इंपॉर्टेंट, और सारी फुल फॉर्म्स हो जाएंगी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। देखिए, ALU की फुल फॉर्म बताना है आपको। इसके सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? 24, 25, 26, या 27। इसका सही उत्तर आप लोग मुझे बताएं। 26। अगला प्रश्न हम लोग के सामने, इनके में से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा, या कवक। इसका उत्तर हो जाएगा कवक। फ्लाई ऐश है CO2, कार्बनिक कणकीय पदार्थ, ऐश के लघु कण NOx। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऐश के लघु कण। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तंजौर में, मिथिला में, हैदराबाद में, या भुवनेश्वर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मिथिला में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, या 15 अगस्त को, या 31 अक्टूबर को, या 22 मार्च को। देखिए, इसका सही उत्तर आप लोग का क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त को आपको जैसे पता है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, और राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूपी जेल वार्डर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था।
22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2 जुलाई 2015, 21 जून 2015, 1 जुलाई 2015 या 14 जुलाई 2015। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून 2015। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? बोत्सवाना, बेलारूस, बोलीविया या ब्राजील। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ब्राजील। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा या अलीगढ़। सबसे पहले आपको देखिए, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर जो यूपी में है, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, ये सभी ज़िले जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ है ये आपके सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, ये सभी ज़िले जो है ये हरियाणा के साथ अपनी अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इस तरह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलीगढ़। ये साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न हम लोग सामने है, उपनयनम समारोह से तात्पर्य क्या है? उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या है? यह आपका आखिरी प्रश्न है। और इस वीडियो के बाद, मतलब इस वीडियो में ही मैं आपको, ठीक है, थोड़ी बहुत रणनीति बताऊंगा यूपी बीएड से रिलेटिव। कुछ बातें बताऊंगा, उनको आप सुनकर जाइएगा, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, इसका आपको उत्तर देना है। चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग मुझे। देखिए इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ठीक है, आपका यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो आपका प्रवेश परीक्षा है, ये 19 मई को लगी हुई है। ठीक है, एग्ज़ाम के ठीक 1 मंथ बाद इसका रिज़ल्ट आ जाता है और ठीक कुछ ही दिनों बाद आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। देखिए अगर किसी की रैंक आती है 50,000, ठीक है, या सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर किसी की रैंक आती है 2,000 या उससे कम, 2,000 या उससे कम, तो उसको अपने ही ज़िले में 1500 या 2000 के आसपास आ जाए, या उससे 1500 से कम आ जाए, मतलब आपको 1800 1900 से कम रैंक आना चाहिए। ठीक है, तो आपको 100% आपके ज़िले में जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, उसमें आपकी एक सीट पक्की हो जाती है अगर आपकी रैंक जो है 2000 के ऊपर नहीं है। ठीक है, 2000 के ऊपर नहीं है। और अगर आपके पास कोई भी स्काउट गाइड का है सर्टिफिकेट, ठीक है, या आपके पास एनसीसी है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके मार्क्स मिलते हैं 15-15, इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 15-15 इसके मार्क्स मिलते हैं। जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो उसको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं कि 2000 तक अगर आपकी रैंक आ गई तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगी। बीएससी एंट्री की क्लासेस में आपको बीएड से रिलेटिव जो भी वीडियो दी जाती है, ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगी, वो आपको पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, उसका रिवाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि आप भूल जाओगे, सब भूल जाते हैं, सबको रिवाइज करना पड़ता है भैया, सिर्फ आप ही नहीं भूलते हो क्वेश्चंस को, सब भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आप लोग अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें, बाहर घूमना बंद करें, क्योंकि एक बार सरकारी सीट आपकी पक्की हो गई,
ठीक है, तो बस आप लोग का एग्ज़ाम हो जाता है अच्छे से। ठीक है, 2 साल का ये कोर्स है आपका। ठीक है, उसके बाद आराम से टीचिंग की जॉब लग जाती है आपकी। उसमें फिर उसके बाद पढ़ना पड़ता है, यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है। ठीक है, वो बात की बात है, पहले आप उत्तर प्रदेश बीएड में एक अपनी सरकारी सीट पक्की करें। ठीक है, तो मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ। ओके बाय।